नमस्कार दोस्तों। क्या सोचता है यूपी, क्या चाहता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, यही जानने समझने के लिए यूपी के अलग अलग जिलों में मैं जा रहा हूं। गांव, कस्बे और शहर में लोगों की राय शुमारी। लेकिन आज मैं आया हूं मुरादाबाद, और मेरे पीछे जो इमारत है ये मुरादाबाद की मशहूर जामा मस्जिद है। और यहाँ जो लोग खड़े हैं आज जुमे की नमाज अदा करके बाहर आए हैं। और मैं क्यों आया हूँ मुरादाबाद? क्योंकि मुरादाबाद कई मायनों में बहुत अहम है। मुरादाबाद यूपी का वो जिला है जहां मुस्लिम आबादी करीब करीब 50% है, हिंदू आबादी भी करीब करीब 50%। मुरादाबाद वो जिला है जहां से मुस्लिम उम्मीदवार बड़े पैमाने पर हर विधानसभा में जीतते रहे हैं। लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो अजहरुद्दीन जैसे क्रिकेटर हैदराबाद से मुरादाबाद में आकर चुनाव लड़े और कांग्रेस के टिकट पर जीते। लेकिन इस बार मुरादाबाद क्यों अहम है? क्योंकि मुरादाबाद गाजियाबाद के बीच के कई इलाके, कई विधानसभा क्षेत्र और यहीं पड़ोस में है रामपुर जहां के हैं आजम खान। ये वो मुस्लिम बहुल इलाका है जहां इस बार कहा जा रहा है 100 से ज्यादा सीटों पर MIM के नूरुद्दीन ओवैसी 100 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ जो यहाँ के मुस्लिम मतदाता हैं, मुस्लिम वोटर हैं, उनसे बात करने, समझने कि क्या है उनके मन में। अगर अब तक समाजवादी पार्टी, BSP, BJP चुनाव लड़ती रही है और इस बार अगर पूरे जोर शोर से 100 सीटों पर MIM के उम्मीदवार उतरते हैं तो वो किस तरह से देखते और सोचते हैं, यही इनसे बात करूंगा। इससे पहले आपको बता दूं जरा मुरादाबाद के बारे में कि मुरादाबाद जिले में जो विधानसभा की सीटें हैं 7 सीट, उनमें से अभी इस विधानसभा में 3 सीट पर BJP है, 4 सीट पर समाजवादी पार्टी है। लेकिन पिछले चुनाव में भी 2017 के चुनाव में भी 5 सीटों पर MIM के उम्मीदवार थे। ये अलग बात है कि कोई चौथे नंबर पर आया, कोई 5वें नंबर पर आया, कोई 7वें नंबर पर आया। इस बार क्या होगा? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ओवैसी के उम्मीदवार अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। तो अगर मुसलमानों के पास चॉइस है ओवैसी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, BJP, तो क्या करेंगे मुस्लिम वोटर? यही समझने के लिए आया हूं। पहले आप बताइए मुस्लिम वोटर क्या करेगा यूपी में, मुस्लिम वोटर क्या चाहता है? और मैंने मुद्दा शुरू में ही बता दिया क्योंकि ओवैसी यहाँ आए थे, उनकी रैली हुई मुरादाबाद में। मुस्लिम वोटर सबसे पहले तो चाहता है कि आजम खान रिहा हों। जब आजम खान रिहा होंगे उसी वक्त ही मुस्लिम वोटर अपना पूरा मन बनाएगा। अभी तक सबसे पहला मन जो बना हुआ है मुसलमानों का, समाजवादी की नहीं बना हुआ है। और अगर आजम खान नहीं आते हैं तो नहीं पता कि मुस्लिम वोटर किस तरफ को एकदम से पलट गया। और रही ओवैसी साहब की बात, जो बंदा बंगाल की जनता ने करा है वो यूपी की जनता करेगी। ओवैसी साहब के बहकावे में नहीं आएगी। इस बार वोट बिखरने नहीं दिया जाएगा। सीधा मुकाबला BJP से होगा, चाहे कोई भी हो उसका। वोट मुसलमानों का बिखरेगा नहीं अब कैसे से। और अगर आजम खान को कुछ हो जाता है और आजम खान नहीं आते हैं तो उसके बाद उसका और फैसला जाएगा मुसलमान किस तरफ को जाएगा। अब ये समाजवादी के साथ है मुसलमान। ये जैसे इन्होंने कहा समाजवादी के साथ हैं, अभी जो मुरादाबाद जिले की 7 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। लेकिन ओवैसी मुरादाबाद को बहुत अहम मानते हैं। ओवैसी की रैली हुई थी यहाँ, यहीं आए ओवैसी। और ओवैसी और उनकी पार्टी को लगता है कि मुरादाबाद, रामपुर, आसपास के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ उनकी ताकत इस बार समाजवादी पार्टी को पीछे ढकेल सकती है, या मुस्लिम मतदाताओं के दम पर वो विधानसभा में सीटें हासिल कर सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? असदुद्दीन ओवैसी जी उत्तर प्रदेश के अंदर आन के उन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का कह रहे हैं जिस पर ज्यादा मुसलमान हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हैदराबाद के अंदर वो 8 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ते हैं? क्या वजह है? क्यों हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ठगने के लिए आए हैं? क्यों बिहार के मुसलमानों को ठगा? क्यों बंगाल में मुसलमानों को ठगा? क्यों बंगाल के मुसलमानों ने तुम्हें वापस बैरंग लौटाया? इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का मुसलमान तुम्हें वापस हैदराबाद भेजेगा और आप जाकर हैदराबाद के अंदर अपनी बिरयानी बेचेंगे। अब ये जैसे इन्होंने ओवैसी के बारे में ये कहा, लेकिन मैं बाकी लोगों से बात करूं उससे पहले आप आगे आइए। भाई ये भी तो सही है कि ओवैसी की पहले भी 5 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। और अगर देखें वैसे तो 2017 में 38 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा। ये अलग बात है 2 लाख से ज़्यादा वोट नहीं मिले सब मिलाकर। तो इस बार अगर ओवैसी आएंगे और इस बार की स्थितियाँ उनको लगती है, बिहार में 5 सीटें मिली तो उनको उम्मीद है कि हो सकता है यहाँ हम 100 पर लड़ें, 20, 25, 30 पर जीत जाए। देखिए जिस तरीके से अभी ओवैसी जी मुरादाबाद आए थे काफिला लेकर अपना, हमने उस काफिले के अंदर ये देखा कि जितनी दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बड़ौद,
बुलंदशहर, नोएडा और हापुड़, जितनी मतलब ये उत्तराखंड और जना कहाँ की गाड़ियाँ उन्होंने हायर की थी, किसके पैसे पर? तमाम ये पैसा उन्हें फंडिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी देने का काम कर रही है। और जिस तरीके से बिहार के अंदर फंडिंग करी थी उन्होंने बीजेपी ने, उसको 5 सीटें अगर वहाँ पर जिता दी बिहार में, तो कितनी 14 सीटें हराकर जो वो करी, तो 14 सीटें हराकर एक सेकुलर सरकार बनने से वहाँ पर रोक दी गई। मगर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने वो मर्दानगी का काम किया है। मैं उनकी मर्दानगी को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने वहां पर बीजेपी को धूल चटाने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी उत्तर प्रदेश की आवाम इस भाजपा की सरकार को धूल चटाने का काम करेगी, क्योंकि तंग आई बैठी है उत्तर प्रदेश की आवाम। न रोजगार है, न दवा है। कोरोना के अंदर कितने लोग हिंदुस्तान में ही उत्तर प्रदेश के अंदर मरे हैं, इनके पास कोई सही आंकड़ा नहीं है। दवाइयों का कोई मतलब ये इंतजाम नहीं है, हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं है, वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं है, और सरकार अपनी वाहवाही और कमर ठुकाने में कामयाब है कि मुरादाबाद या आसपास के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और मुरादाबाद खास तौर से रामपुर और मुरादाबाद, चूंकि 50% लगभग मुस्लिम आबादी है। भाई ओवैसी ने 2017 में भी चुनाव लड़े, 38 सीटों पर कामयाबी नहीं मिली, अलग बात है। लेकिन इस बार मुस्लिम के पास अगर कोई चॉइस है ओवैसी की शक्ल में, एमआईएम की शक्ल में, तो क्या मुस्लिम एमआईएम की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं क्या, जैसे बिहार में 5 सीटों पर कामयाबी मिली? देखिए, जो जनता है, जो मुसलमान है, उसको सबने ठगा है। चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस की रही हो या सपा की रही हो, सबने लूटा है। बस इतना है कि बीजेपी ने कुछ ज़्यादा ही अत्याचार बढ़ा दिया है। अब मुसलमान अपने हकूक़ मांग रहा है, अगर तो इसमें क्या परेशानी है? सरकार अब सबको लालच दे रही है। अभी इस सरकार में देख लीजिए आप, 2 मुख्यमंत्री हैं, तो क्या मुसलमान एक उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या मुसलमान इतना नहीं है इस यूपी में? 40% हैसियत रखाता है, तो आप उप मुख्यमंत्री बनाने से क्यों डर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि जो भी पार्टी है वो घोषित करे। अगर सपा सरकार है, उन्हें अखिलेश यादव जी को लानी है सरकार, तो मैनिफेस्टो जारी करें। मुसलमानों के लिए क्या करेंगे? उन्होंने क्या करा? पहले यादवों को नौकरी में भर्ती करा, तमाम दरोगा पुलिस में भर्ती जो हुई यादवों की हुई। उस टाइम मुसलमान याद नहीं आता। मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए याद आता है इन लोगों को, इन सरकारों को। सिर्फ वोट मशीन मान रखा है इन्होंने। काम निकला, सरकार बनी, बात ख़त्म, लालच दिया, छुट्टी। इन्हें सोचना पड़ेगा। और जो असुद्दीन ओवैसी साहब मांग कर रहे हैं कि हमें उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, इन्हें कोई भी सरकार हो अलायंस करे, गठबंधन करे, मुसलमानों के साथ छल और फरेब जो कराया अब तक वो छोड़ें और पूरा वायदा करें। क्या सरकारी नौकरियों में देंगे, क्या आरक्षण देंगे? जो ओबीसी हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, आप देख लीजिए, SC ST के लोग हैं, वो बहन कुमारी मायावती जी के साथ जाते हैं, वो भी अपना काम निकाल लेते हैं। जब मायावती जी की सरकार आती है तो वो लोग अपना SC ST एक्ट के मुकदमे लिखवाते हैं। मुसलमान जब भी शोषण होता है, मुसलमान का शोषण तो हर सरकार में हर वक्त होना है। और अब जो है वो अब मुसलमान जाग चुका है। मुसलमान अपने हकूक़ के लिए अपनी मांग कर रहा है। उसे सपा बसपा, उसे कांग्रेस, किसी में कुछ नहीं दिख रहा। उसे ये दिख रहा है कि हम कहाँ सेफ होंगे, हमें कहाँ दिख रहा है वो? नहीं, ये तो अभी जो हमारे भाई ने बताया कि जो मुस्लिम लीडर थे, हमारे मुस्लिम यूपी के एक बड़े नेता थे आज़म खां, उनके लिए क्या करा सरकार ने? किसी ने कुछ नहीं करा। अब आज़म खां जैसे आदमी को उन्होंने जेल में डाल रखा है, उनको रिहाई करें। अगर उनकी रिहाई नहीं होती है तो मुसलमान, मैं समझता हूँ, एक बड़ा फैसला लेगा। हो सकता है कि आज़म खां साहब अपनी कोई पार्टी बना दें या किसी से अलायंस कर लें, तो उस वक्त वो फैसला होगा। मुसलमान भी अब समझदार हो गया है। ये एक मुद्दा है। लेकिन ये बताइए, आ रहा हूँ आपके पास, सवाल जैसे इन्होंने ओवैसी की बात की कि ओवैसी ही कह रहे हैं कि डिप्टी CM मुसलमान होना चाहिए, कोई मुस्लिम। वो अलग बात है, चुनाव के बाद क्या होगा। लेकिन इसका मतलब इनकी राय अलग है, इनकी राय अलग है। मतलब मुस्लिम में इसको लेकर अलग अलग राय तो है ना? बिल्कुल अलग अलग राय है, क्योंकि लोग समाजवाद में काफ़ी मुसलमान हैं, लेकिन अभी खामोश है। वो इंतजार कर रहा है आज़म खां का। अगर आज़म खां के ऊपर कोई अत्याचार बढ़ा और आज़म खां जिससे पहले नहीं आ पाए, तो मुसलमान का फैसला एकदम पलट जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है समाजवादी के साथ ही रहेगा वो। अभी तक सारा मुसलमान ज़्यादा समाजवादी के साथ है, 80% मुसलमान समाजवादी के साथ है। अगर आज़म खां को रिहा नहीं हुआ गए तो उसके बाद आप देखना जनसैलाब होगा। फिर न पता समाजवादी को सपोर्ट करे, कांग्रेस को करे, आम पार्टी को करे या ओवैसी को करे। सबसे पहली पसंद अगर होगी तो फिर ओवैसी साहब की ही होगी, अगर आज़म खां की रिहाई नहीं हुई तो। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं अपने भाई की बात से सहमत हूँ। पम्मा भाई की जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आज़म, पीछे वाले से भी बात कर, आज़म खां यहाँ के लिए बड़ा मुद्दा है, मुस्लिम के लिए क्या? बिल्कुल मुस्लिम के लिए बड़ा मुद्दा है। क्या उन्होंने जौहर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई है, एक मुसलमानों के हाथ में कलम दे दिया। बस यही सबसे बड़ी दुश्मनी है कि ये कहाँ से पढ़ लें। अगर इनके अंदर से जहालत निकल गई तो ये कुछ ना कुछ करेंगे।
बस मेन चाहते हैं कि जाहिल रहें, ये मेन यही मुद्दा है। नहीं, उसके आधार पर वोट तय होगा। मतलब आजम खां मान लीजिए, अभी तो आजम खां कस्टडी में है, तबीयत भी उनकी खराब रही। हाँ, अनुसार होगी, जो भी जमानत तो होनी चाहिए। कोई उन्होंने कोई ऐसा कोई कत्ल तो कर नहीं दिया, इतना बड़ा कोई जुल्म नहीं कर दिया, कोई वो नहीं करा उन्होंने। एक छोटे मोटे ये झगड़े हैं और ये निबट भी जाएंगे। हो सकता है कि जिन्होंने वापस ले लें अपने मुकदमे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि चूंकि चुनाव है 7 महीने बाद, मुस्लिम्स के लिए, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ क्या है? यार सबसे बड़ा मुद्दा आजम खां ही है। सबसे बड़ा मुद्दा आजम खां है यहाँ पे। आजम खां के बाद ही फैसला नहीं, आजम खां है सबसे बड़ा मुद्दा। एक बात और मैं बता दूं आपको, देखिए मैंने पहले भी कहा और अब भी मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर नफरत की राजनीति करी है, आजम खां ने कौन सा बड़ा जुर्म किया है? किन लोगों ने मतलब ये उनके खिलाफ मुकदमे लिखा है? क्यों लिखा है मुकदमे? क्यों सरकार ने उन्हें उस कागल मुकदमे उनके खिलाफ लिखा है? जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी, एक कलम एक आम आदमी के हाथ में देने का काम किया उन्होंने, इसलिए उनके खिलाफ 110 मुकदमे लिखे गए। क्यों आज मतलब ये उन्हें मतलब ये जेल के अंदर रखा जा दिया? 302 के मुलजिम की जमानत 1 हफ्ते के अंदर हो जाती है और मतलब ये चोरी के इसके किताबें चोरियों का मुकदमा, जो यूनिवर्सिटी एक आदमी चला रहा उसके ऊपर किताब चोरी का मुकदमा लिखा जा दिया, बकरी चोरी का मुकदमा, मुर्गी चोरी का मुकदमा। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर जो हिंदुस्तान के अंदर एक अगर मुसलमानों को एक कलम देकर पढ़ाने का काम करती है, उसकी जाहिलत को ख़त्म करने का काम करती है और उसे जेल में डालने का ये सरकार काम करती है। मैं ऐसी सरकार के ऊपर लानत भेजता हूँ। तो ठीक है, आपने लानत भेज दिया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब सरकार कौन बने ना बने वो तो फिर चुनाव नतीजे से तय होगा। मैं तो पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम मन किधर है? क्योंकि इस बार पहली बार इस ताकत से ओवैसी आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट देते रहे हैं। यहाँ से 3 सिटिंग एमएलए समाजवादी पार्टी के सांसद कई बार बने हैं मुरादाबाद से। कांग्रेस भी जीतती रही है। इस बार कोई द्वंद्व है मुसलमानों में, कोई मुद्दा है अलग? उत्तर प्रदेश की आवाम और मुरादाबाद की आवाम का एक ही मुद्दा है, रोजगार और पढ़ाई। रोजगार, पढ़ाई और दवाई मुफ्त। अगर आदमी के पास रोजगार होगा तो सारी चीजें उसके लिए आसान होंगी, और अगर आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो कोई चीज आसान नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का विकास कौन रोजगार देगा भाई? अब तो चुनाव 7 महीने बाद है, वो तो कहने के लिए ठीक है। रोजगार कौन देगा? समाजवादी पार्टी रोजगार देने का काम करेगी। समझ में आ गई बात आपकी। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज को जो इस्तेमाल करते हैं पब्लिक को, जिस वक्त इलेक्शन आता है तो खूब आराम से हाई करते हैं और जब जीतते हैं तो वो बैठ जाते हैं नेता लोग, और अगर कोई काम पड़ता है तो उन्हें कहा जाता है भाई साहब ये काम है, तो वो बोले वो बाहर गए हुए हैं, और ऊपर से देखते हैं तो वो अखबार पढ़ रहे हैं आराम से। किससे शिकायत है आपकी? ये नेता लोगों से, समाजवादी की पूरी पार्टियों से, कांग्रेस की भी पार्टियों से, बीजेपी की, सबका यही रवैया है। तो फिर करिएगा क्या? विकल्प क्या है? मुसलमानों के लिए क्या लगता है, क्या इशू है जिसके आधार पर वोट करेंगे? क्या रुख होगा? अब तो ये है कि पहले आजम खां की रिहाई हो, और अगर रिहाई नहीं होती है तो कोई नई पार्टी चुनौती करेंगे, और उसके बाद सबका जो रुझान होगा एक तरफ होगा कि हमारे आने वाले मुस्तकबिल में क्या होता है हमारे साथ और हमें क्या करना चाहिए। समाजवादी की हड्डी, रीढ़ की हड्डी आजम खां है। अगर आजम खां रिहा नहीं हुए ना और आजम खां बाहर नहीं आ पाए तो हो सकता है समाजवादी का नामो निशानी खत्म हो जाए, और आजम खां आएंगे तो समाजवादी रहेगी और मुसलमान समाजवादी में रहेगा। जिंदा आजम खां की वजह से समाजवादी जिंदा आजम खां की वजह से रिहाई होने चाहिए उनकी। हाँ, ये कुछ पता नहीं फिर क्या होगा, किसको उनकी रिहाई समाजवादी पार्टी कैसे करेगी? रिहाई तो फिर वो सरकार के हाथ में है, और अब तो अदालत में, अब कोर्ट में है, अब तो मामला कोर्ट में है। उनके पार्टी के हाथ में है, लेकिन मामला तो अब कोर्ट में है। जमानत भी कोर्ट देगी, रिहाई और सजा कोर्ट देगी। ये पार्टी सब कुछ कर सकती है। कर सकती है किसी की रिहाई और सजा पार्टी कैसे करेगी? कुछ ऐसे बेगुनाह में फंसे हुए वो, ऐसी बात नहीं है। आजम खां बेगुनाह फंसाया गया उन्हें। अब ये पीछे कुछ और लोग बोलना चाहते हैं। आइए जरा सामने आइए अपनी बात अगर कहना चाहते हैं। आगे आइए। हाँ, यूनिवर्सिटी तो और लोगों ने भी बनाई है, दूसरे तबकों ने, लेकिन इन्होंने बनाई है तो वो उनको खल गई, सबको खल गई सारी पार्टियों।
यूनिवर्सिटी की वजह से आजम खान को जेल भेजा गया है और कोई कमी नहीं होना। चलिए आजम खान से हट के जरा ओवैसी पर बात करते हैं। ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों की रहनुमाई मैं ही करता हूं और हमारी पार्टी करती है, और इसीलिए वो हैदराबाद से चलकर बिहार जाकर चुनाव लड़े, महाराष्ट्र में भी लड़े, बिहार में कामयाबी मिल गई। यहाँ पिछली बार हर सीट पर जमानत जब्त हुई थी, 38 सीट पर लड़े, बार बार रिपीट करता हूँ। इस बार और यहाँ भी आपके जिले में भी 4 या 5 सीट पर लड़े, चौथे, छठे, 7वें नंबर पे उनके उम्मीदवार रहे। इस बार फिर 100 सीटों पर लड़ने की बात है। मुरादाबाद, रामपुर, गाजियाबाद से लेकर बीच के जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं। आगे आइए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों को लगता है MIM कोई विकल्प है क्या, या मुस्लिम जैसे माना जाता है कि मुस्लिम सपा के वोट बैंक हैं, तो क्या सोचते हैं? मैं ये थोड़ा बताइए। ये तो जब सोचेंगे जब मेन जो हमारा नेता है आजम खान वो बाहर आए, उनसे बातचीत हो, और फिर उसके लिए आने वाले टाइम के लिए हम सोचें, सब जाने 4, 6, 10 जाने बैठ के, और जब उसका रिजल्ट निकालेंगे तब हमको ये पता चलेगा हम आगे कदम किस रुख पे बढ़ाएं। मैं ये चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम की पार्टी कहलाती है ना। सारे लोग आरोप लगाते हैं कि मुल्ला मुलायम सिंह यादव, तो अगर इतने बड़े अगर ये मुसलमानों के हितैषी हैं और ओवैसी साहब भी हितैषी हैं मुसलमानों के, तो गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? उनसे बैठ के बात करें ओवैसी साहब से और उन्हें कुछ सीटों पर राज़ी करें, यूपी के अंदर उन्हें कुछ सीटें दें। आप बहुत बड़े मुसलमानों के हमदर्द हैं, वो भी मुसलमानों के हमदर्द हैं, वो मुसलमानों की आवाज़ हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में हर जगह बात रखते हैं, तो उनसे गठबंधन कर लें, कुछ सीटें देने में क्या। गठबंधन नहीं करना चाहते अखिलेश यादव, BSP ने भी मना किया, वो राजभर के साथ कुछ गठबंधन उन्होंने किया है। तो क्यों नहीं करना चाहते? ये नीयत में खराबी है ना कुछ। किनकी नीयत में खराबी है? सपा की नीयत में खराबी है, बसपा की क्यों नहीं मिलना चाहते? आप तो सपा के पक्ष में ये कह रहे हैं, सपा की नीयत में ही खराबी है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल। क्या बात है, मुसलमानों का वोट आप लेना चाहते हो, मगर मुसलमानों के मतलब आप इकट्ठा होकर नहीं लेना चाहते। आप चाहते हैं इंडिविजुअल वोट आए, कोई बल्क में हमसे समझौता ना करे, क्योंकि कल ओवैसी साहब जब देंगे और गठबंधन करेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी बात भी चलाएंगे यूपी में। वो अब ये तो मुद्दे भी रखेंगे ना ओवैसी साहब, तो आप उससे क्यों घबरा रहे हैं? आप गठबंधन करो, आप बहुत बड़े हितैषी हो। तो ये बात हो गई ना, जो कह रहे हैं कि भाई मौलाना मुलायम कहा जाता था, टोपी भी लगाते थे, और उसके बाद समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने वोट भी दिया। आज भी आप समाजवादी पार्टी की बात करें, इनका वही कहना है कि वोट बैंक के लिए तो समझते हैं, लेकिन मुस्लिम हितों के लिए वो जो उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए वो नहीं लड़ रहे हैं। आप ही लोग आजम खान का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी साहब जब अपनी तकरीर प्रधानमंत्री पे और गृह मंत्री पे करते हैं, कितनी गालियां देते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाता। 15,000 करोड़ रुपए की मालियत के आदमी, कभी उनके यहाँ CBI, ED, IT नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि वो बीजेपी से मिलकर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति कर रहे हैं, और वो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सही तरीके से समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने का अगर प्रयास करते तो समाजवादी पार्टी गठबंधन करने को तैयार होती, मगर उनकी शर्तें और उनकी बातें इस तरीके की हैं कि वो खुद बीजेपी नेता हैं कि समाजवादी पार्टी के? क्या? अच्छा, ये मुझे आइडिया नहीं था। उसकी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अगर वो करना चाहते तो करते, मगर ओवैसी साहब जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो सब पूरी दुनिया के मुसलमानों को मालूम है कि बीजेपी के साथ मिलकर किस तरीके की मुसलमानों को ठगने के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो सब एक एक मुसलमान जानता है। ये कह रहे हैं ओवैसी साहब ठगने की राजनीति कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, क्या करें आप, क्या करें आगे आके बोलिए, आप आगे बोलिए, आगे आके इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आगे आइए। चलिए, नहीं बोल रहे तो वो बहुत सारे लोग ये होकर चले गए। उनका मकसद यही है कि गद्दार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब है, उनकी कितनी यूनिवर्सिटियां हैदराबाद में चल रही हैं, कितना उन्होंने कोरोना में लोगों के लिए, गैर मुस्लिम्स के लिए काम किया है, उनके कितने हॉस्पिटल हैं, उनका आप काम देखें, कभी जाके हैदराबाद में देखें। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। वहाँ इंसाफ उनके वहाँ सबके नहीं होता है, खाली मुस्लिम के लिए नहीं होता। वो शेड्यूल कास्ट, SC ST, दलित, सब समाज की लड़ाई लड़ते हैं, और उनके बयान जो होते हैं वो हकूक की लड़ाई है, ना कि बदतमीजी। ये बहुत सारे लोग, जैसे इन्होंने कहा, बहुत लोग कहते हैं कि ओवैसी को लेकर बीजेपी सॉफ्ट क्यों रहती है, और ओवैसी अगर कहते हैं कि मैं 100 सीटों पर लड़ूंगा, तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं हाँ बड़े नेता हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, आकर लड़ें। तो ऐसा लगता है कि वो तलखी ओवैसी को लेकर बीजेपी की नहीं होती है, और बीजेपी के प्रति जितनी तलखी ओवैसी की होती है उससे ज़्यादा तेजस्वी यादव के प्रति होती है या अखिलेश यादव के प्रति होती है, ऐसा लोग कहते हैं उनके समर्थक। नहीं, ऐसा इसलिए है सर
कि जो मुस्लिम वोट है उन्हें मालूम है कि ओवैसी साहब अगर बात कर रहे हैं तो उनके हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जायज़ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कोई भी सरकार हो, ये तो मानवता तो हर एक के दिल में है ना, इंसानियत तो उन्हें भी मालूम है कि इंसानियत की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जब एक मिनट रुकिए, आप बहुत बोले जा, दूसरे लोग शामिल करते हैं। मसला है ना, वो ये चाहते हैं कि मैं मुसलमान को निशाना बनाता रहूं, अपना काम निकालता रहूं। और योगी मोदी यही चाहते हैं। ओवैसी साहब को जितनी ढील दी जाती है, इतनी बड़ी रैली निकाल दी जाती है ओवैसी साहब की, कोई किसी पे केस नहीं होता, कोई रोड का मतलब केस नहीं लगाता। और जो है ओवैसी साहब को खुली चैलेंज, खुली छूट मिलती। क्यों मिल रही है ऐसी? किसी सरकार को नहीं मिल रही, किसी और पार्टी के लोगों को नहीं मिल रही। अगर ओवैसी साहब कोई प्रोग्राम करते पूरी छूट होती। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बीजेपी से कहीं ना कहीं साठगांठ है। एक बात मेरी और एक मिनट रुकिए, आप बहुत बोले, आप रुकिए, दोबारा होंगे, बाकी लोगों शामिल। हाँ, आप क्या सोचते हो मुस्लिम? चलो वो एक अलग मुद्दा है। आओ, आप बोल रहे हैं तो बोल। आपके लिए यूपी में चुनाव आ रहा है, आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहता है मुस्लिम? देखिए सर, ऐसा है, बताया जाता था बीजेपी जब पहले अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो बीजेपी जब आती थी सस्ता ही होती थी थोड़ा, मतलब बेरोज़गार भी मिलता था। लेकिन अब मैंने पहली बार ज़िंदगी में ऐसा देखा है कि बीजेपी यहाँ पे बिल्कुल रोज़गार नहीं मिला। अब बता रहे हैं 1.25 करोड़ हमने नौकरियाँ दी। अब आप मुझे 1 लाख नौकरी गिनवा दो, आप मुझे 1 लाख नौकरी दी है। 1.25 करोड़ की बात तो बहुत दूर की बात है। और आप ये देखेंगे, अगर आपने एंट्री करी है यूपी में, मैं आपकी सारी न्यूज़ देखता हूँ, अब आपने एंट्री करी है यूपी में तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ की सड़कों का क्या हाल है। कोई भी सड़क पड़ी हुई नहीं है कहीं की भी, सिर्फ पौष कॉलोनी की सड़कें पड़ी हुई हैं जहाँ पर विधायक जी हैं, बस वहाँ की सड़कें हैं। और सड़कें कहीं की नहीं पड़ी हुई, ना रोज़गार है और ना ही। और आप पेट्रोल के रेट देख लो, 100 रुपये रेट है पेट्रोल, ठीक है। और सरसों का तेल 200 रुपये रेट है इस टाइम। दालों का रेट बढ़ा हुआ, सब चीज़ का रेट बढ़ा हुआ। कोई अगर इंसान चाहे, अगर जो जैसे 10,000 रुपये महीने की जॉब करने वाला लड़का है, कोई भी है, कोई भी युवा है। ये बताओ, आप जैसे कह रहे हो सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, तो भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार के 4.5 साल हुए, उसके पहले 5 साल तो अखिलेश यादव भी थे। यहाँ से 3-3, 4-4 विधायक मुरादाबाद जिले से जीतते रहे, समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे, मुलायम सिंह की सरकार भी रही। तो सारी जिम्मेदारी योगी की आपको लगती है? उसके पहले की सरकारों ने अगर सब किया होता तो शायद कम काम बचते। राजनाथ जी होते ना, अगर राजनाथ जी होते, मैं समझता हूँ 25% मुसलमान बीजेपी से जुड़ गया होता। राजनाथ जी सेकुलर आदमी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके दौर में इतनी सस्ताई थी कि हम बता नहीं सकते। और योगी जी को तो ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर राजनाथ जी होते तो आप आज देखते 25% मुसलमान समाजवादी में होता, जिस वक्त समाजवादी में होता, बीजेपी में होता। क्यों? लोगों को ये आस थी कि राजनाथ जी बनेंगे, कई दिन इसी चक्कर में लग रहे हैं। और राजनाथ जी बनते तो मुसलमानों में खुशी की लहर होती और उनके साथ 25% मुसलमान बीजेपी के अंदर होता। ऐसे बड़ा आम बात कर रहे हो, राजनाथ सिंह में ऐसे क्या खास बात लग रही? राजनाथ जी सेकुलर आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। उनके चेहरे से शराफत टपकती है, वो कभी ऐसा कोई बयान ही नहीं देते हिंदू मुस्लिम वाला। अगर राजनाथ जी होते तो आप देखते उत्तर प्रदेश का हाल, सारी सड़क अच्छी होती, सब कुछ बढ़िया बना होता। और हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी दौर देखा है, हमने अपना कारोबार का भी देखा, हर चीज़ सस्ती थी, उनका अंदर भी कोई भेदभाव नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर। राजनाथ सिंह तो है तो उसी बीजेपी में, जो बीजेपी वहाँ मंदिर भी बनवा रही है, जो बीजेपी ट्रिपल तलाक हटा रही है, जो बीजेपी 370 हटा रही है, जो बीजेपी और ऐसी कई चीज़ें ला रही है जो जिससे आप असहमत होते हैं तो उसी बीजेपी में है तो उसे। लेकिन वो सेकुलर है, मतलब इस तरीके के हैं। वो ज़्यादा ये नहीं होता कि जितने आज जहर घुल जाए हिंदू मुस्लिम में, वरना हमारा एक दूसरे को आना जाना था। गंगा जमुना तहजीब जिंदा थी, और राजनाथ जी होते तो उससे ज़्यादा गंगा जमुना तहजीब आज भी जिंदा होती, अगर राजनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री होते। ये एक बात, ये देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, बीजेपी होती, बीजेपी पहले भी राज कर चुकी है। बीजेपी में अगर आप बात करेंगे मुस्लिम की, मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी हैं, हमारे और भी मुस्लिम लीडर हैं, यहाँ के लोग भी जुड़ते। पब्लिक को चाहिए है विकास और सस्ता सुलभ जीवन। सस्ता सुलभ जीवन देने में कम से कम उत्तर प्रदेश और आज के टाइम की सेंट्रल सरकार पूरी की पूरी नाकाम हो गई। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। पेट्रोल अगर 150 रुपये लीटर भी होता है तो अगर हम एवरेज देखेंगे हिंदुस्तान में, तो मुसलमानों के पास 5% मोटरसाइकिलें नहीं बैठेंगी। 95% नुकसान किसका हुआ? अगर आप पोलराइज सिस्टम पे सवाल कर रहे हैं तो आप ये देखिए, अगर कोई भी चीज़ महंगी होती है तो उसका मुसलमानों पे असर कितना पड़ता है। मुस्लिम तबका लेबर क्लास है, वहाँ पे इतना लॉस नहीं होगा।
कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई का नुकसान हुआ है, और हिंदू भाई का नुकसान देश का नुकसान है, और देश का नुकसान हमारा, अपने का, आपका, सबका। उसमें सबसे बड़ी नाकामी की बात यह है, सत्ता में यहाँ के मुरादाबाद के आप एक कारीगर को ले जाके बिठा दें, उसे मैनेजमेंट आता है, उसे मालूम है कि कारखाना कैसे चलेगा, बिजली का बिल कैसे दिया जाएगा, उसको सैलरी कैसे दी जाएगी। आज सत्ता में वो लोग आसीन हैं कि जो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। यही वजह है कि देश पूरा हमारा डूब रहा है। अब चलिए हम चुनाव के मुद्दे पर आते हैं। सही बात आपने कहा, जो एक आपका जो विश्लेषण है या जो आपका एक आधार है बोलने का, सही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चूंकि चुनाव है, बार बार चर्चा ये हो रही है, और मैं इसलिए बार बार ओवैसी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये माना जाता है कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, लेकिन उसके पहले बीएसपी को भी मुस्लिम वोट मिला है। अब इस बार ओवैसी के आने से आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ेगा मुस्लिम वोट बैंक की? मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो जैसे मुरादाबाद में 50% के आसपास मुस्लिम हैं, रामपुर में 50% के आसपास हैं, सहारनपुर 41%, मुजफ्फरनगर 41%, शामली 41%, अमरोहा 40%, ये जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ के मुस्लिमों की बात अगर करें तो हम लोग उसके समर्थक हैं कि जो भाईचारा दे, तहजीब दे, मोहब्बत दे, सस्ती चीज़ दे, घर दे, मकान दे, सुरक्षा दे, बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं हो। कल भ्रष्टाचार का परसेंट अगर आज 5% था तो आज के टाइम में 25% हो चुका है। ये जितनी चीज़ आप बोल रहे हैं कि भाईचारा दे, रोजगार दे, महंगाई ना दे, कौन देगा? सर देखिए, बीजेपी में जैसे मेरे भाई ने अभी कहा था कि राजनाथ सिंह जी आ जाते, मैं कहता हूं राजनाथ सिंह जी की जगह दूसरा कोई आ जाता तो ये चीज़ नहीं होता। इसकी मुख्य कारण, मुख्य वजह ये रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हैं, वो महंत हैं, वो महाराज जी हैं। आप अगर मस्जिद के इमाम को ले जाके कहें कि भाई तुम सत्ता चलाओ, मंदिर के पुजारी को ले जाके कहें तुम सत्ता चलाओ, अगर आप किसी मौलाना साहब से कहें तुम सत्ता चलाओ, अगर आप मठ में से किसी को लाएं कि तुम यहाँ पर सत्ता चलाओ, तो वो लोग सत्ता नहीं चला सकते। सत्ता चलाने के लिए ज़मीनी पब्लिक के आदमी को ही आपको सत्ता में बिठाना पड़ेगा। और बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में क्योंकि इन मठों के और मंदिरों के पुजारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो पब्लिक के आदमी को बिठाना चाहती है। पब्लिक का आदमी चाहे आपका समाजवादी का हो या बहुजन समाज पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी का भी हो। लेकिन ये बताओ, ठीक है वो मठ के महंत हैं, लेकिन ये भी तो है कि 5 बार गोरखपुर के सांसद रहे, जनता ने ही वोट दिया। सर देखिए, ऐसे तो हमारे यहाँ कचौचे शरीफ के एमपी साहब जो है मुरादाबाद के एमपी रहे हैं। अगर आप ये बात करेंगे, और जो हम लोगों ने आस्था में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने, अगर आप योगी जी की बात करेंगे तो वो अकेले हिंदू वोट से नहीं आए जीत के, उनको मुस्लिम वोट भी मिला है। अगर यहाँ से मुजफ्फर आलम साहब जीते थे मुरादाबाद से कभी सांसद, तो उनको भी हिंदू और मुस्लिम दोनों मिला था। असद राहत मौलाई साहब अगर यहाँ जीते थे तो उनको दोनों का वोट मिला था। चलिए वापस लौटते हैं। सर मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वोट देने से आस्था का केंद्र बन सकता है, विकास के रास्ते जो हैं वो एकदम स्टॉप हो जाएंगे। आप सर, मैं एक आखिरी बात कहूँगा, आप ये देखिए, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे आपका 3 तलाक का मामला हो। नीचे आ जाइए, आप ऐसे भी बहुत लंबे अमिताभ बच्चन की तरह ऐसे लग रहे हैं, छोटू लंबू टाइप से। चाहे गोश्तबंदी हो, या आपके कितने आदेश हैं, लाइन से अगर लगाएंगे तो 30-40 आदेश हैं, अनुपालन किसी का नहीं हो पाया। सिर्फ आदेश दे देने से सत्ता नहीं चलती। समझ गए वो सारी बात। आप मिल के चलने से वाजिब बात सब बोल रहे हैं, मैं सहमत हूँ, बहुत मार्के की बात। अब बात आती है जो मूल बात नहीं बता रहे हैं, वो बताइए मूल बात कि मुस्लिम के पास क्या चॉइस है, क्या लगता है कौन बेहतर करेगा? क्योंकि इस बार ओवैसी पूरी ताकत के साथ उतरने का ऐलान कर रहे हैं। पहले मुस्लिम का रुख और अब के मुस्लिम के रुख में कोई फ़र्क आएगा? ये बताइए साहब, आप एक मुस्लिम के तौर पर। सर देखिए, मुस्लिम के तौर पे मैं ये कहूँगा, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हिंदुस्तान के अंदर मुरादाबाद मंडल एक अकेला मंडल है कि जहाँ पर बीजेपी की एक भी सीट नहीं निकली। 6 हमारे यहाँ के मुरादाबाद के जो हैं एमपी हैं, और 6 के 6 देख लीजिए आप, बीजेपी का एक भी नहीं है। अगर मुरादाबाद मंडल की बात आप करते हैं, मैं शामली की, सहारनपुर की, मुरादाबाद जिले की विधानसभा सीटों पर तो बीजेपी है।
सर यहाँ पे जो हमारे विधायक हैं उन्हें हम गले गले लगाने को तैयार हैं। रितेश जी को अगर मैं फ़ोन करूंगा तो वो अभी जामा मस्जिद में हमारे साथ खड़े ये बताइए, फिर मैं पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए ओवैसी के आने के बाद से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ये बताइए साफ साफ अब मुझे। सर ओवैसी जी अगर आते हैं हम उनको मुस्लिम लीडर के रूप में यहाँ पे स्वीकार करते हैं, लेकिन वोट बैंक होना ये चीज़ अलग है और लीडर होना एक चीज़ अलग है। वो सांसद हैं, वो हमारे दिलों की मुसलमानों की धड़कन है, हमारे देश के मुसलमानों की आवाज़ हैं। हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उस मसीहाई के रूप में हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे हमदर्दी में यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप हम लोगों के साथ डिस्कस कीजिए। हम आपको कहेंगे कि आप कितनी सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़िए जहाँ पे मुस्लिम वोट का बिखराव नहीं हो और एक अच्छी सरकार हमें चुनने को मिले। हम मुस्लिम लीडर से ही दरख्वास्त आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, हमारे साथ बैठें और हमसे बात करें। हम कहेंगे यहाँ लड़ लीजिए, यहाँ मत लड़िए। तो आपको ये लग रहा है कि उनके आने से मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा? सर ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप मुझसे ये कहें कि भाई बीजेपी के आने से क्या हिंदू वोटों में बिखराव होगा तो वो स्वाभाविक बात है अगर यहाँ पे आप इनकी बात करेंगे। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि 10-20% का बिखराव का अंतर पड़ेगा। और अगर हम समाजवादी पार्टी अंतर नहीं होगा, अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? जिस तरीके से मुसलमानों ने बंगाल के अंदर दिमाग से काम लिया, इसी तरीके से यूपी में लेंगे। क्यों? वो नतीजा देख चुके हैं। एक सेकुलर जमात की वहाँ पे सरकार बनती बिहार के अंदर और ओवैसी जी की वजह से इतना नुकसान हुआ कि मुसलमान बच गए। उसके बाद जब वो बंगाल पहुंचते हैं तो वहाँ के मुसलमान कहते हैं कटवा पार्टी है, हम धोखे में नहीं आएंगे। हम रोज़ मीडिया की खबरें सुनते थे, मुसलमान कटवा पार्टी कहते थे। उन्होंने कटवा पार्टी करने के साथ साथ दिया पूरा उनको वोट न दे करके कि बंगाल में एक अच्छी सरकार बनवाई। ऐसी सरकार बिहार में ही बनती, लेकिन ओवैसी साहब की वजह से वो सरकार बनने से रुक गई, वो बनने से रुक गई। अब हम यूपी के अंदर ऐसा नहीं होने देंगे। यूपी के अंदर हमें अच्छी सरकार चाहिए। हमारे नहीं तो अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, मायावती जी भी हिंदू हैं, राहुल जी भी हिंदू हैं, सब हिंदू हमारे नहीं है। तो ओवैसी, अच्छा यही तो ओवैसी साहब कहते हैं कि ये सब लोग सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों की का वोट तो लेते हैं, मुसलमानों के हितों की हिफाजत नहीं करते। हमने आपसे क्या कहा? अगर राजनाथ जी होते तो 25% मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ होता। सेकुलर हैं वो हाउस में भी, ऐसा नहीं है। समाजवादी सेकुलर के नाम से जानी जाती है, कांग्रेस सेकुलर के नाम से जानी जाती है। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का वोट आपके बिखरने नहीं देंगे। बहुत दिमाग से काम होगा कि ओवैसी जी आए या कोई और मुस्लिम नेता आए या कोई महागठबंधन मुसलमानों को आए और वो वोट ले जाए। बात आखिरी कहूँगा, ओवैसी जी आएंगे, भीड़ यहाँ पे इतनी मिलेगी जितने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे उससे ज़्यादा भीड़ उसमें मिलेगी। लेकिन भीड़ इकट्ठा होने का मतलब वोट में कन्वर्ट होने का नहीं है। हमारे यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी ने आके इलेक्शन लड़ा, वोट की बात अलग थी, भीड़ उनके साथ थी और जीत हमारे डॉक्टर ST हसन साहब की हुई है। वो आएंगे, मैं भी स्वागत को जाऊँगा, 2 की जगह 4 मालाएँ डाल के आऊँगा और रिक्वेस्ट करके आऊँगा कि सर आप लड़िए, 20, 30, 40 और गठबंधन करके लड़िए। हम आपका वेलकम और स्वागत करेंगे। अगर आप वेलकम हमारे यहाँ जब है कि जब वो 20-30 सीटें या 50 सीटें जितना भी हो गठबंधन के साथ में आएंगे तो हम वेलकम करेंगे। और अगर वो गठबंधन के साथ नहीं आएंगे तो पूर्व में जैसे बंगाल में हुआ है, पूर्व में मुरादाबाद मंडल में हुआ है, उसकी रोशनी में मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सीट उन्हें नहीं मिलेगी और एक बदनामी का दाग मुसलमानों के ऊपर और लगेगा कि अपनी पार्टी के इन्होंने विधायक नहीं जिस जीता। तरीके से वो पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को बुरा कहते हैं, आजम खान ने ज़रा सारा अपना तड़क भाषण देने के बाद मतलब ये वो आज जेल में पड़े हैं। आज वो जेल में क्यों नहीं है? क्यों बीजेपी से वो मिले हुए हैं? इसीलिए सारी पार्टियां उनसे गठबंधन करने को इसी वजह से तैयार नहीं है क्योंकि वो बीजेपी से मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या, बिहार के अंदर क्या, बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने का काम किया है। चलिए, आपका आरोप है जिसका कोई सब्सटेंशियल कोई आधार नहीं है। चलिए, आपका आरोप है। फिलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले बता दूं कि ये मुरादाबाद ज़िले की जामा मस्जिद है, बहुत मशहूर मस्जिद। और यहाँ जुमे की नमाज के बाद जो मिले लोग, उनसे मैं बात कर रहा था। मकसद सिर्फ ये जानना है मुस्लिम वोटर्स का रुख क्या है। और वो रुख इस बार मायने इसलिए रखता है कि अगर MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बहुत मजबूती के साथ, बहुत ढोल नगाड़े के साथ मुरादाबाद आते हैं, रैली करते हैं और ऐलान करते हैं कि 100 सीटों पर लड़ेंगे और मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करते हुए अखिलेश यादव और बाकी पार्टियों को खारिज करते हैं, तो मुस्लिम क्या करेंगे? मेरा मकसद ये जानने का था। और वैसे भी
बीजेपी के राज में अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो मुस्लिम मोटे तौर पर विधानसभा की ताकत के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हाशिए पर हैं। 2017 में 20 मुस्लिम एमएलए हैं, 2012 में 67 मुस्लिम एमएलए चुने गए थे। तो उनकी तादाद के हिसाब से अगर देखेंगे 19% आबादी वाली जमात के सिर्फ 20 विधायक। तो इस बार क्या कुछ हो सकता है, यही जानने का मकसद है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। यूपी क्या चाहता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है। नमस्कार।